हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीपीसीएस मेंस 2021 जीएस पेपर थर्ड से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को तैयार करना होगा। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद कंक्लूजन निष्कर्ष लिखेंगे। प्रश्न को 3 भागों में हम लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं सीधे भूमिका पर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। यह सुशासन, पारदर्शिता एवं समावेशी विकास का प्रमुख माध्यम है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभ देखें। क्या क्या स्तंभ है? डिजिटल अवसंरचना, भारत नेट, डिजिटल पहचान, आधार, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि। अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस, सेवाओं का ऑनलाइन वितरण, डिजी लॉकर, ई ऑफिस, उमंग पोर्टल आदि। अगला पॉइंट है डिजिटल भुगतान, यूपीआई, भीम एप्स के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑनलाइन शिक्षा, दिशा स्वयं आदि। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव, स्टार्टअप, ई कॉमर्स, डिजिटल नवाचार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब हम चुनौतियां देखेंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं? डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सुरक्षित साइबर तंत्र तथा सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच को मजबूत करके भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 1991 के आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण एलपीजी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व बाजार से जुड़ी। इसका औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आईटी, बीपीओ, बैंकिंग, ई कॉमर्स एवं दूरसंचार में संगठित रोजगार का विस्तार। एफडीआई से ऑटोमोबाइल, फार्मा एवं विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। कौशल उत्पादकता, वेतन एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। महिलाओं एवं युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर। अब हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। स्वचालन एवं तकनीकी उन्नयन से श्रम प्रधान नौकरियों में कमी। ठेका, अस्थायी एवं आउटसोर्सिंग आधारित रोजगार में वृद्धि, जिससे नौकरी की सुरक्षा घटी। उच्च कौशल वाले श्रमिकों को अधिक लाभ, जबकि अल्प कुशल श्रमिक पीछे रह गए। अगला पॉइंट है वैश्विक आर्थिक मंदी का सीधा प्रभाव औपचारिक रोजगार पर पड़ता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, परंतु गुणवत्ता एवं सुरक्षा की चुनौतियां भी उत्पन्न की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया तथा श्रम संहिताओं के प्रभावी
क्रियान्वयन से समावेशी एवं टिकाऊ औपचारिक रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है, समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। समावेशी विकास वह विकास है जिसमें आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान अवसरों के साथ पहुंचे। वहीं धारणीय विकास वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करता है। भारत की विकास रणनीति दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर आधारित है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समावेशिता एवं धारणीयता का समन्वय देखेंगे। पहला पॉइंट है समान अवसर। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल एवं वित्तीय समावेशन, जनधन, डीबीटी से सभी वर्गों की भागीदारी। अगला पॉइंट है हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन मिशन एवं ऊर्जा दक्षता से पर्यावरण संरक्षण। अगला पॉइंट है सतत कृषि, प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संरक्षण से किसानों की आय तथा संसाधनों का संरक्षण। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, पीएम किसान जैसी योजनाएं आजीविका और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। अगला पॉइंट है स्थानीय भागीदारी, पंचायती राज एवं महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सहभागी विकास। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। समावेशी विकास की रणनीति आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एसडीजीएस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास तथा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी दृष्टिकोण भारत को समावेशी एवं धारणीय विकास की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस 2030 क्या है? इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में एजेंडा 2030 के अंतर्गत अपनाए गए 17 लक्ष्य एवं 169 उप लक्ष्य हैं। इनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। एसडीजीएस से संबंधित प्रमुख कार्यसूची एवं उनकी प्रासंगिकता। एजेंडा 2030 किसी को पीछे न छोड़ने का सिद्धांत, पेरिस जलवायु समझौता 2015, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक सहयोग। अगला पॉइंट है अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, सतत विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था। अगला पॉइंट है सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं लचीलापन बढ़ाना। अगला पॉइंट है न्यू अर्बन एजेंडा, टिकाऊ एवं समावेशी शहरों का विकास। भारत में नीति आयोग, एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एसडीजीएस के क्रियान्वयन को गति देते हैं। निष्कर्ष, एसडीजीएस 2030 आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संतुलन का वैश्विक रोड मैप है। वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप भारत सहयोगात्मक प्रयासों, नवाचार और सुशासन के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, अनुसंधान, नवाचार तथा मूल्य श्रृंखला के माध्यम से कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि करना है। भारत में तिलहन, कपास, बागवानी, दलहन एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशन संचालित किए गए। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी मिशन की उपयोगिता देखें, क्या क्या इसकी उपयोगिता है।
उन्नत बीज, ड्रोन, सटीक कृषि एवं आईसीटी आधारित कृषि को बढ़ावा देना, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी, जल, उर्वरक एवं कीटनाशकों का दक्ष उपयोग जिससे सतत कृषि को प्रोत्साहन, कटाई के बाद होने वाली हानि में कमी तथा भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास, कृषि मूल्य श्रृंखला एवं विपणन को मजबूत कर किसानों की आय में वृद्धि। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की लचीलापन बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत एवं खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सुदृढ़ करना। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन भारतीय कृषि को पारंपरिक से स्मार्ट एवं टिकाऊ कृषि की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल विस्तार, सेवाओं तथा किसानों के कौशल विकास के माध्यम से यह विकसित भारत 2047 और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? इनके निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास, निवेश, आकर्षण तथा रोजगार सृजन का आधार है। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो तथा औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को गति दी है, किंतु अनेक बाधाएं अभी भी विद्यमान हैं। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बाधाएं देखें। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास संबंधी विवाद, परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों में विलंब, विभागों के बीच समन्वय का अभाव, तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौती। हम राज्य सरकार के प्रयास देखें, क्या क्या प्रयास हैं। गति शक्ति व सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा त्वरित मंजूरी, पीपीपी मॉडल एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईपीईआईडीए की सक्रिय भूमिका, डिफेंस कॉरिडोर, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्वांचल बुंदेलखंड व गंगा एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं। डिजिटल भूमि अभिलेख, ई टेंडरिंग एवं परियोजना मॉनिटरिंग प्रणाली का विस्तार। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सुधारात्मक प्रयासों से अवसंरचना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा सतत वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ कर राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ साथ कृषि प्रधान राज्य भी है। उपजाऊ, गंगा यमुना दोआब, अनुकूल जलवायु, सिंचाई सुविधाओं तथा हरित क्रांति के प्रभाव के कारण यह देश के खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान, धान उत्पादन में प्रमुख राज्यों में शामिल, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम कृषि सिंचाई योजना तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है विशाल सिंचाई नेटवर्क, नहरों एवं भूजल संसाधनों का व्यापक उपयोग हुआ है। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। छोटे एवं विखंडित जोत, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा भूजल दोहन। एवं भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव भी है। फसल विविधीकरण एवं आधुनिक तकनीकों का सीमित प्रसार। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निस्संदेह उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न उत्पादन का प्रमुख आधार है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन तथा कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ कर ही यह अपनी अग्रणी स्थिति को दीर्घकाल तक बनाए रख सकता है।
अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। आपदा प्रबंधन वह सतत एवं समन्वित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम किया जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसके संस्थागत ढांचे का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रकार देखें, क्या क्या प्रकार है। पहला पॉइंट है शमन, जोखिम एवं क्षति को कम करना। अगला पॉइंट है तत्परता, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, पूर्व चेतावनी प्रणाली आदि। अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव, राहत, चिकित्सा एवं आश्रय। अगला पॉइंट है पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, आजीविका, आवास एवं आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण। अब हम आपदा प्रबंधन के प्रमुख कार्य देखें, क्या क्या कार्य है। जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, जन जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विभिन्न एजेंसियों एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन के बीच समन्वय। अगला पॉइंट है राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी संचालन। अगला पॉइंट है आपदा रोधी अवसंरचना एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं तीव्र शहरीकरण के दौर में वर्ल्ड बैंक बेटर तथा सिंडई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के अनुरूप समुदाय आधारित तकनीक सक्षम एवं लचीली आपदा प्रबंधन व्यवस्था ही आपदा जोखिम को कम कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्रोह विप्लव से क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। विद्रोह अथवा विप्लव ऐसी सामूहिक राजनीतिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जनता विद्यमान सत्ता, शासन व्यवस्था या सामाजिक आर्थिक संरचना के विरुद्ध व्यापक परिवर्तन हेतु संगठित संघर्ष करती है। जहां विद्रोह सीमित उद्देश्यों तक हो सकता है, वहीं विप्लव मूलभूत एवं संरचनात्मक परिवर्तन का वाहक होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विद्रोह का उद्देश्य किसी नीति, शासक या प्रशासन का विरोध करना होता है या स्थानीय या सीमित हो सकता है। अगला पॉइंट है विप्लव संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। इसके प्रमुख कारण है आर्थिक विषमता, राजनीतिक दमन, सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार तथा अधिकारों का हनन। अब हम प्रमुख उदाहरण देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श। अगला पॉइंट है रूसी क्रांति 1917, समाजवादी शासन की स्थापना। अगला पॉइंट है 1857 का भारतीय विद्रोह, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक सशस्त्र प्रतिरोध। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। विद्रोह और विप्लव समाज में परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन का सर्वोत्तम मार्ग संवैधानिक, शांतिपूर्ण एवं जनसहभागिता आधारित सुधार है। अतः लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर असंतोष का समाधान करना ही अस्थायी एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला है। अब सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य देश के भीतर शांति, कानून व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। डिजिटल युग में मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग सूचना के त्वरित प्रसार, जन जागरूकता एवं सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग का प्रभावी माध्यम बन गए हैं, किंतु इनके दुरुपयोग से गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक भूमिका देखें। आपदा, आतंकवादी घटनाओं एवं अपराध संबंधी त्वरित सूचना का प्रसार, अफवाहों का खंडन तथा नागरिकों में जागरूकता, पुलिस जन सहयोग एवं अपराधियों की पहचान में सहायता, साइबर अपराध, नशा, उग्रवाद आदि पर जन शिक्षा। हम चुनौतियां देखेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं। फेक न्यूज एवं अफवाहों से सांप्रदायिक तनाव, आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रचार, बढ़ती एवं कट्टरपंथ का प्रसार, साइबर अपराध, डेटा चोरी एवं
दुष्प्रचार अभियान, ट्रोलिंग, डीप फेक एवं विदेशी सूचना हस्तक्षेप। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग आंतरिक सुरक्षा के प्रभावी साधन है, बशर्ते उत्तरदायी पत्रकारिता, डिजिटल साक्षरता, जांच, साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से इनके दुरुपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। इससे सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। सबसे पहले हम कृत्रिम बुद्धि के लिखेंगे, कृत्रिम बुद्धि क्या है भूमिका के रूप में। कृत्रिम बुद्धि ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी सीखने, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करती है। भारत में नीति आयोग ने 2018 में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य AI का समावेशी एवं उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय AI नीति के प्रमुख उद्देश्य देखेंगे। AI के माध्यम से AI का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग, AI अनुसंधान, नवाचार एवं स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन, AI के लिए कुशल मानव संसाधन एवं डिजिटल कौशल का विकास, सुरक्षित, पारदर्शी एवं नैतिक AI के लिए रिस्पॉन्सिबल AI सिद्धांतों को बढ़ावा, सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना, इंडिया AI मिशन के माध्यम से कंप्यूटिंग अवसूचना, डेटा सेट, स्टार्टअप, कौशल विकास और AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। अब हम इसकी चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा एवं कंप्यूटिंग संसाधनों की कमी, कुशल AI विशेषज्ञों का अभाव, एल्गोरिदमिक पक्षपात तथा रोजगार पर संभावित प्रभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की AI नीति का लक्ष्य AI फॉर ऑल, AI के माध्यम से समावेशी, सुरक्षित और नवाचार आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यदि मजबूत नियामक ढांचा, डेटा संरक्षण, कौशल विकास और अनुसंधान पर निरंतर निवेश किया जाए तो भारत वैश्विक AI नेतृत्व की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए। आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। साइबर अपराध वह अवैध गतिविधियां हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ इन अपराधों की प्रकृति और जटिलता दोनों बढ़ी है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार देखें, क्या क्या प्रकार हैं। फिशिंग, नकली ईमेल लिंक द्वारा गोपनीय जानकारी चोरी आदि। अगला पॉइंट है पहचान की चोरी, आधार, बैंक या सोशल मीडिया डेटा का दुरुपयोग। अगला पॉइंट रैनसमवेयर, डेटा इंक्रिप्ट कर फिरौती मांगना। हैकिंग, अनधिकृत रूप से सिस्टम में प्रवेश। अगला पॉइंट है साइबर बुलिंग, वॉइस का स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न एवं धमकी। अगला पॉइंट है वित्तीय धोखाधड़ी, UPI, OTR, QR कोड एवं कार्ड फ्रॉड। अब सुरक्षा के उपाय देखेंगे। मजबूत एवं अलग अलग पासवर्ड तथा 2FA का उपयोग। OTP पिन भी किसी से साझा न करें। केवल विश्वसनीय वेबसाइट ऐप का प्रयोग करें। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट एवं एंटीवायरस का उपयोग। संदिग्ध लिंक, ईमेल एवं
क्यूआर कोड से बचें। साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर शिकायत करें। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं बल्कि डिजिटल जागरूकता का भी विषय है। सरकार, संस्थानों और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सशक्त डिजिटल भारत का निर्माण संभव है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है? तार्किक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। मेक इन इंडिया 2014 का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना तथा रोजगार सृजित करना। इसकी सफलता के लिए केवल पूंजी निवेश पर्याप्त नहीं बल्कि कुशल मानव संसाधन और लचीले एवं उत्पादक श्रम कानून भी आवश्यक हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मैं इस कथन से काफी हद तक सहमत हूं क्योंकि फर्स्ट स्किल इंडिया की भूमिका देखेंगे। उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल कार्यबल उपलब्ध कराता है, उत्पादकता, गुणवत्ता तथा नवाचार में वृद्धि होती है। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ती है। श्रम सुधारों की आवश्यकता, श्रम संहिताएं अनुपालन को सरल बनाती हैं। उद्योगों में निवेश, उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। औपचारिक रोजगार और श्रमिक सुरक्षा में सुधार होता है। अब हम अन्य आवश्यक कारक देखेंगे। गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना एवं लॉजिस्टिक्स, नीति स्थिरता और व्यापार सुगमता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल तकनीक तथा एमएसएमई सशक्तिकरण। अगला पॉइंट है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ाव और निर्यात प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः मेक इन इंडिया की सफलता स्किल इंडिया तथा प्रभावी श्रम सुधारों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है, किंतु इनके साथ मजबूत अवसंरचना, नवाचार, नीति स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण भी समान रूप से आवश्यक है। इन सभी के समन्वित प्रयासों से ही भारत आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2026-27 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार सृजन, कृषि सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना एवं मानव पूंजी को बढ़ावा देना है। नई योजनाएं राज्य को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में गति प्रदान करती हैं। अब सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, रोजगार, एमएसएमई, स्टार्टअप एवं कौशल विकास योजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि सिंचाई, कृषि अवसंरचना एवं मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं डिजिटल सेवाओं से मानव विकास सूचकांक में सुधार होगा। अब अगला पॉइंट है अवसंरचना, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स एवं ऊर्जा परियोजनाओं से निवेश आकर्षित होगा। अब हम अगला पॉइंट है डिजिटल प्रशासन, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता एवं सेवा वितरण में सुधार होगा। अगला पॉइंट है चुनौतियां, योजनाओं का प्रभाव, समयबद्ध क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन, क्षेत्रीय संतुलन तथा प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यदि बजट प्रावधानों का पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणाम आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो यह बजट उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए समावेशी, सतत एवं रोजगारोन्मुख विकास का आधार बनेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे।
बेरोजगारी वह स्थिति है जब कार्य करने की इच्छा एवं क्षमता होने के बावजूद व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, कौशल असंगति तथा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इसके प्रमुख कारण हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। खुली बेरोजगारी, कार्य का पूर्ण अभाव। अगला पॉइंट है प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत। अगला पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी, वर्षा के कुछ समय ही रोजगार। अगला पॉइंट है संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से। अगला पॉइंट है घर्षणात्मक बेरोजगारी, नौकरी बदलने के बीच की अवधि। अगला पॉइंट है शिक्षित एवं तकनीकी बेरोजगारी, योग्यता के अनुरूप रोजगार का अभाव। अब हम सरकारी प्रयास देखें। मनरेगा द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा का नाम बीजीबी रामजी हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया से उद्यमिता प्रोत्साहन। अगला पॉइंट है मेक इन इंडिया व पीएलआई योजना से विनिर्माण एवं रोजगार वृद्धि। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल द्वारा रोजगार मिलान। अगला पॉइंट है मुद्रा योजना एवं पीएमईजीपी से स्वरोजगार को बढ़ावा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बेरोजगारी का अस्थायी समाधान कौशल विकास, श्रम प्रधान उद्योगों के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास में निहित है। यही भारत को आत्मनिर्भर एवं जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। विशाल जनसंख्या, संसाधनों की उपलब्धता तथा कनेक्टिविटी के कारण राज्य में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख उद्योगों का विकास। एमएसएमई ओडीओपी योजना से पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान। अगला पॉइंट है चीनी उद्योग। देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा। अगला पॉइंट है कपड़ा एवं हथकरघा, वाराणसी की सिल्क, भदोही के कालीन, लखनऊ की चिकनकारी आदि। अगला पॉइंट है चमड़ा उद्योग, कानपुर प्रमुख निर्यात केंद्र। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रक्षा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स हब तथा रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का विकास। अब हम प्रमुख चुनौतियां देखें, क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। आधारभूत ढांचे एवं लॉजिस्टिक्स की क्षेत्रीय असमानता, कुशल श्रमिकों की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण विशेषकर चमड़ा एवं चीनी उद्योग, एमएसएमई के लिए वित्त एवं आधुनिक तकनीक की सीमित उपलब्धता। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा निर्यात संबंधी चुनौतियां। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश यदि बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, हरित औद्योगिकरण तथा निवेश अनुकूल नीतियों को और सुदृढ़ करे तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में उद्योग क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए तथा इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु वैश्विक रणनीति की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व झटका दिया। उत्पादन, रोजगार, निवेश तथा उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक वृद्धि भी तीव्र गिरावट आई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लॉकडाउन के प्रभाव देखेंगे। जीडीपी में ऐतिहासिक संकुचन तथा आर्थिक गतिविधियों में कमी, एमएसएमई, पर्यटन, परिवहन एवं लोक सेवा क्षेत्र
सबसे अधिक प्रभावित, बेरोजगारी, प्रवासी श्रमिक संकट एवं आय में गिरावट, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से उत्पादन और व्यापार प्रभावित, राजकोषीय घाटा एवं सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ा। अब हम सुस्ती से निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा, सकारात्मक पहल देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज एवं पीएम के GKY के माध्यम से राहत, पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर मांग एवं रोजगार सृजन, एमएसएमई हेतु ऋण गारंटी, PLI योजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एवं पीएम गति शक्ति को प्रोत्साहन। अब इसकी सीमाएं देखेंगे। प्रत्यक्ष नगद सहायता अपेक्षा के सीमित रही, असंगठित क्षेत्र की पुनर्बहाली में समय लगा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया, परंतु बजटीय रणनीति ने पुनरुद्धार की मजबूत नींव रखी। भविष्य में समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन तथा उत्पादक निवेश पर बल देकर अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। आंतरिक सुरक्षा का आशय राज्य की शांति, कानून व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार दोनों परस्पर जुड़े खतरे हैं जो राज्य की संस्थाओं को कमजोर कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। आतंकवाद का प्रभाव देखेंगे। जन धन की हानि एवं भय का वातावरण, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता पर आघात, आर्थिक गतिविधियों, निवेश एवं पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव, सीमा पार आतंकवाद से सुरक्षा चुनौतियों में वृद्धि। अब हम भ्रष्टाचार का प्रभाव देखेंगे। सुरक्षा एजेंसियों की कार्य क्षमता में कमी, अवैध हथियार तस्करी एवं आतंक के वित्त पोषण को बढ़ावा, विकास योजनाओं में संसाधनों की बर्बादी जिससे असंतोष बढ़ता है, शासन एवं न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। अब हम समाधान देखेंगे इसके। आधुनिक तकनीक आधारित खुफिया तंत्र, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन, भ्रष्टाचार रोधी संस्थाओं को सशक्त बनाना, सामुदायिक भागीदारी एवं युवाओं का जागरूकता अभियान। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आतंकवाद और भ्रष्टाचार आंतरिक सुरक्षा के दो प्रमुख अवरोध हैं। सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता एवं जन सहभागिता के समन्वित प्रयासों से ही सुरक्षित, स्थिर और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में यह कितनी प्रभावी है, उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। नागरिक सुरक्षा वह संगठित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं तथा अन्य आपात स्थितियों में जन जीवन, संपत्ति एवं आवश्यक सेवाओं की रक्षा करना है। इसका संचालन नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के अंतर्गत किया जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रकार देखें। युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा, हवाई हमलों, विस्फोट एवं शत्रु आक्रमण से सुरक्षा। शांतिकालीन नागरिक सुरक्षा, बाढ़, भूकंप, आग, महामारी एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं में सहायता। अब हम इसके कार्य देखेंगे। खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार एवं राहत वितरण, अग्निशमन एवं निकासी, संचार एवं चेतावनी व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की निरंतरता, नागरिकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता। अब हम उत्तर प्रदेश में प्रभावशीलता देखेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा नागरिक सुरक्षा संगठन सक्रिय, बाढ़, कोविड-19, महाकुंभ एवं मॉक ड्रिल में प्रभावी भूमिका, स्वयंसेवकों का व्यापक नेटवर्क उपलब्ध। अब हम इसकी चुनौतियां देखेंगे। सीमित संसाधन, आधुनिक उपकरणों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं प्रशिक्षण का अभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है। आधुनिक तकनीक, नियमित प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी तथा बेहतर समन्वय से इसे और अधिक प्रभावी बनाकर आपदा रोधी और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइबर डोम परियोजना क्या है? भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसी उपयोगी है? व्याख्या कीजिए।
सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। साइबर डोम केरल पुलिस द्वारा 2017 में आरंभ की गई एक प्रौद्योगिकी आधारित साइबर सुरक्षा पहल है। इसका उद्देश्य पुलिस, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और साइबर विशेषज्ञों के सहयोग से साइबर अपराध की रोकथाम, जांच तथा जन जागरूकता को सुदृढ़ करना है। अब हम इसके मुख्य भाग पर चलते हैं। साइबर डोम की प्रमुख विशेषताएं: पुलिस एवं आईटी विशेषज्ञों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, साइबर हमलों की निगरानी एवं डिजिटल फॉरेंसिक जांच, साइबर अपराधों से संबंधित डेटा विश्लेषण एवं खुफिया जानकारी, नागरिकों, विद्यार्थियों एवं संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, पहचान चोरी तथा वित्तीय साइबर अपराधों की रोकथाम में सहयोग। अब हम भारत में उपयोगिता देखेंगे। साइबर अपराधों का शीघ्र पता लगाने एवं जांच की क्षमता बढ़ती है। राज्यों के बीच सूचना साझा करने और समन्वय में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है डिजिटल भुगतान एवं ई गवर्नेंस की सुरक्षा सुदृढ़ होती है। साइबर सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है। भारतीय साइबर सुरक्षा तंत्र को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल भारत के युग में साइबर डोम जैसी पहलें साइबर अपराधों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मॉडलों का विस्तार, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था के साथ भारत की साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। धन्यवाद।